हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि ये जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं, ये क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 12 अर्थात बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। चाहे आप 2025 में देने वाले हैं, 26 में देने वाले हैं, 27 में देने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन हो रहा है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं बच्चे कि आपका एनसीईआरटी और एसपीपीटी, क्योंकि दोनों, जैसे अगर आप, मैं बात कर लूँ यूपी की, बात की जाए बिहार की, बात की जाए झारखंड की, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड हैं जहां पे एसपीपीटी भी पढ़ाए जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे एनसीईआरटी भी पढ़ाए जाते हैं। या फिर बात की जाए सीबीएसई की, तो सीबीएसई में बच्चे एनसीईआरटी ही को मान्यता दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखकर ये दोनों के दोनों पब्लिकेशन को यहाँ पे मिक्स करके आपको क्लास करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे समय की कीमत जो है ध्यान में रखकर समय बचाने की प्रयास की जा रही है। बच्चों, जितने भी स्टेट बोर्ड की बात की जाए, चाहे यूपी की, बिहार बोर्ड की, झारखंड बोर्ड की, या फिर हम बात कर ले सीबीएसई एग्जाम की, तो इन एग्जामों में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे हम बात कर ले हिस्ट्री की, पॉलिटी की, आपका ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, क्योंकि ये 4-5 जो सब्जेक्ट है आर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे सब्जेक्ट के जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 से 10 सालों में, उन सभी को एक जगह हम करके आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज अलग अलग यहाँ पे डिस्कस करवा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता चल जाएगा कि अब तक किस बोर्ड एग्जाम में कहां से क्वेश्चन कितना पूछा गया है और आगे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए बिना देर करते हुए सेशन की करते हैं शुरुआत। चैप्टर नंबर आज हम सेकंड कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का। बच्चों, ये पार्ट नंबर आज का सेकंड ही होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे दो ध्रुवीय का अंत। पिछले क्लास में हम बहुत सारे इसके बारे में विस्तार से चीजों को आपको बताए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताए हैं कि अगर आपके सामने ये सारे प्रश्न मिले तो आप अपने कॉपी में उत्तर कैसे दोगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ प्रश्न आपका बच चुका था, तो आज हम उस प्रश्नों की बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल, भाई बहन जो भी है, उन सबको शेयर कर दे, ताकि ये क्लास जो है सभी तक फैल जाए और सबको इसका लाभ मिल सके। तो करते हैं इस सेशन की शुरुआत। ध्यान दीजिएगा, आज का प्रश्न नंबर आपका पहला है, ठीक है। कहता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विखंडन के क्या परिणाम हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। हम आपको बताए थे ना कि जब शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के समय जो है दो महाशक्ति सामने आया था। एक तो आपका अमेरिका था और दूसरा कौन था बच्चे, तो आपका सोवियत संघ था। क्यों इन दोनों में युद्ध चल रहा था, तो ये भी आपको बताए थे। इन दोनों में जो शीत युद्ध का कारण था वो वर्चस्व की लड़ाई था। वो दोनों अपने आप को शक्तिशाली बनने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए जो है, ये दोनों जो है शीत युद्ध चला रहे थे, शीत युद्ध कर रहे थे इस प्रकार से। और ये एक क्या था, तो वैचारिक युद्ध था, ठीक है। ये सारे बात आपको बता दिए। हम ये भी आपको बताए थे पिछले क्लास में कि जब इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, जब लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तब उस समय भारत किस दिशा में था, भारत उस समय क्या कर रहा था, ये सारा कुछ आपको हम बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं, बताए हैं। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके प्रश्न के उत्तर पे हम चलते हैं। इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका उत्तर कैसे दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए। देखिए उत्तर है, सोवियत संघ के विखंडन के बाद विश्व जो है राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। अब क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिएगा, जब सोवियत संघ का विखंडन हो गया, बच्चे सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, वर्ष 1991 में, ठीक है। वर्ष 1991 में क्या हुआ, तो सोवियत संघ का विखंडन हुआ। यहां पे आपसे एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। सोवियत संघ के विखंडन के बाद विश्व में अमेरिका की महाशक्ति जो है महाशक्ति बन गया। देखो दो महाशक्ति था ना, हम आपको पहले ही बताएं, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। इन दोनों में युद्ध क्यों चल रहा है, तो इसीलिए तो युद्ध चल रहा है ना, कि कोई एक पीछे हटेगा तो दूसरा जो शक्ति है वो अपने आप को क्या करेगा, सर्वश्रेष्ठ घोषित करेगा। तो बच्चे, जब लेनिन का मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद हम आपको बताए थे कि सोवियत संघ में बहुत सारे अलग अलग
भ्रष्टाचार हो गए, बहुत सारे अलग अलग लोग उसमें घुसपैठी लोग प्रवेश कर गए, जिस कारण से इसका विखंडन हो गया। और जब विखंडन हुआ तो अमेरिका को फायदा मिल गया, अमेरिका जो है अपने आप को महाशक्ति घोषित कर दी। और इस प्रकार से याद रखिएगा, ठीक है। इसके कारण अमेरिका ने भारत जैसे विकासशील देश को क्या किया, तो सभी प्रकार के प्रभावित करना शुरू किया। जैसे हम आपको बताए थे कि जब 1991 में हम बताए थे आपका, फिर 1962 में बताए थे, बहुत सारे ऐसे हम एग्जाम्पल आपको पिछले क्लास में दिए थे। जब भी अमेरिका को भारत नीचा दिखाने का मौका मिला है तो अमेरिका दिखाया है। जैसे हम बात कर ले, आपका पाकिस्तान का समर्थन किया अमेरिका, आपका चाइना का समर्थन किया अमेरिका, और अभी भी इस प्रकार का जो है घिनौना काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। अमेरिका विश्व में महाशक्ति थी, जिसके कारण भारत जैसे विकासशील देशों का भी जो क्या हुआ, तो यह मजबूरी थी कि वह अपने विकास के लिए अमेरिका का साथ चले। अब यहाँ पे मेरे बात को सुनिएगा, हमको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ आपका क्लियर होगा। देखिए, जब बच्चे कोई भी शक्तिशाली होता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे हम लोग को थोड़ा सा मध्यम होना चाहिए, थोड़ा सा झुकना चाहिए, क्योंकि हमें उससे काम निकलवाना है। और काम बुद्धि से निकाला जाता है, ना कि शक्ति से, ना कि बल से। यही भारत करता आया है। और भी जो भी कमजोर उस समय के देश थे, वो अमेरिका के साथ यही कर रहा है। और आज भी कुछ ऐसे देश है जो कि करता आ रहा है। लेकिन आज के परिवेश में हम अगर बात कर ले, तो भारत जो है ये कोई कमजोर देश नहीं है अमेरिका की तुलना में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, लेकिन अस्त्र शस्त्र से कमजोर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, सोवियत संघ के विखंडन से अमेरिका का विकासशील देश जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक में अनावश्यक क्या हुआ, तो हस्तक्षेप हुआ। हम आपको एग्जाम्पल दिए ना, हम आपको क्या बताए कि कभी भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो उसके सामने जो छोटा छोटा जो व्यक्ति होता है, जो कमजोर, जो निर्बल व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, उसके सामने झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका काम निकलवाना है। उसको पता है कि वो उससे अभी जीत नहीं सकता है, जिस कारण से उसके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। और यही काम कौन किया है बच्चे, तो आपका अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सारे जो छोटी छोटी उस समय देश थे, ये सारे अमेरिका के सामने नतमस्तक थे। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। विश्व के महत्वपूर्ण संगठन पर अमेरिका का प्रभुत्व कायम हो गया, जिसे भारत जैसे देश, साथ ही साथ और अलग अलग देश जो थे, इसके मदद के लिए परोक्ष रूप से अमेरिका नीति का क्या किया, समर्थन करना पड़ा। जैसे हम अगर बात कर ले, आपका सीधा सीधी एग्जांपल हम देंगे, तो बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा यूनेस्को। आप लोग जानते होंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यूनेस्को पे जो है सबसे ज्यादा अगर किसी का पकड़ है, किसी का वर्चस्व है, तो वो कौन है बच्चा, अमेरिका। आज भी, उस समय भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनेस्को जो है, इस पे सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से जो टैक्स कर दिया जाता है, या फिर हम कह ले आपका सहयोग राशि दिया जाता है, वो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आपका चाइना आता है, फ्रांस आता है, रूस आता है, तो उसके बाद ब्रिटेन आता है। इस प्रकार से कुछ गिने चुने देश हैं, ठीक है। तो जिस कारण से ये सारे के सारे जो देश हैं, इनका वर्चस्व ज्यादा है। और थोड़ा सा हम लोग जो भारत वाले हैं अभी पीछे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सभी जो है यूनेस्को का लीड करेंगे, और लगभग लगभग करा जा रहा है। तो यही था आपका ये प्रश्न का उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। देखिए, नहीं समझ में आए तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। हम हर रोज कमेंट बॉक्स देखते हैं, कमेंट कीजिए, ताकि उस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में सही कर सके, आपको बेहतर चीज प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर चौथा है, जो कि सेकंड क्वेश्चन आज का होगा। कहता है शॉक थेरेपी क्या है, ठीक है। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। कौन से बोर्ड में, आपको याद रखना है, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। और कहां पूछा गया है, तो आपका बिहार बोर्ड में। कब पूछा गया है, तो बिहार बोर्ड में आपका 2012 में क्वेश्चन पूछा है, 2014 में पूछा है, ठीक है। हो सकता है आपका जो है इस बार पूछ दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, आप
कोई भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारत में जो है बच्चे सभी का सिलेबस लगभग लगभग एक ही है, कोई भी बोर्ड हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लगभग सबका सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कुछ नहीं जानते होंगे, शायद कहीं कोचिंग क्लास नहीं जाते होंगे, तो हमें उनको भी ध्यान में रखकर यहाँ पे चीजों को समझाना होगा। बच्चों, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको थोड़ा सा मोटे तौर पे समझ लीजिए। जैसे मानकर चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिससे आप जलते हो, जिससे आप जो है उसको परेशान करना चाहते हैं, तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जिस कारण से उस व्यक्ति का क्या होता है, वो व्यक्ति अचानक शॉक में रह जाता है, अचानक जो है वो भ्रमित हो जाता है कि क्या हो गया ऐसा। ठीक है, इसी को क्या कहा गया है, शॉक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब अमेरिका और आपका सोवियत संघ में शीत युद्ध चल रहा है, वैचारिक युद्ध चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं, आप राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं। तो बच्चे यहाँ पे तो आपका अस्त्र शस्त्र से लड़ाई नहीं करना है, तो करना क्या है, तो बच्चा यहाँ पे करना है उसको आर्थिक रूप से तंग, आर्थिक रूप से उसको कमजोर करना है, ताकि वो जो देश है वो विकास ही नहीं कर पाएगा तो विकसित कैसे होगा, फिर कैसे उसके टक्कर में आ पाएगा। लड़ाई इसी के लिए ना है कि दोनों जो देश हैं, अमेरिका और आपका सोवियत संघ, वो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में जो है बराबरी का टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, वो परमाणु हथियार बना रहा है तो ये भी बना रहा है, वो कुछ अलग अलग मिसाइल तैयार कर रहा है तो ये भी कर रहा है। तो अमेरिका सोचा कि सोवियत संघ का विखंडन करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है उसको आर्थिक रूप से कमजोर करना, और 100% ये हुआ भी। इसी कारण हम देखते हैं कि वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है। क्लियर है, अब यहाँ पे समझिएगा, उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब मानकर चलिए आपको जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में मिल जाए, तो आप इसका उत्तर कैसे दीजिएगा, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए आपके सामने यहाँ पे उत्तर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस जो है पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया की दोनों देशों के साम्यवादी से क्या किया, पूंजीवादी की ओर सकारात्मक रूप से, विशेष रूप से क्या हो गया, मॉडल अपनाना प्रारंभ कर गया। ठीक है, यहां समझिएगा, हम यहाँ पे बातों को आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ आप जो भी डिस्प्ले पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, उस पर ध्यान नहीं देना, मेरी बात को समझिए। 100% सीख गए, समझ गए, तो आप अपने आप कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए बच्चा यहाँ पे समझिएगा, सोवियत संघ जो था ये समाजवादी विचारधारा मानता था। हम आपको परसों की क्लास में बताए हैं, कल के क्लास में बताए हैं, डेली ये सारे चीज बता रहे हैं। और आपका जो अमेरिका है ये पूंजीवादी विचारधारा को मान रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विचारिक जो है मतभेद है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है विकासशील देशों के में भी मतभेद है कि शक्तिशाली बनना चाह रहा है दोनों देश। तो इस कंडीशन में वो जो अमेरिका है वो आर्थिक रूप से इसको परेशान करना चाह रहा है। ठीक है, विशेष मॉडल को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अपने दूतों को अलग अलग देश में जो उसके विचार को मानने वाले लोग हैं उसको कहाँ भेजा गया, तो रूस में भेजा गया है। और रूस में जो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उसमें विखंडन किया गया। अब यहाँ पे समझिए, जब एक ग्रुप आप बनाए, एक संगठन आप बनाते हैं, तो 100% ऐसा होता है कि उसमें जो कुछ व्यक्ति है वो भ्रष्टाचारी निकल ही जाता है, कुछ ऐसा व्यक्ति है जो गद्दार निकल ही जाता है। और यही होता है बच्चा आपका किसमें, तो सोवियत संघ में। जो सोवियत संघ अर्थात रूस के जो साम्यवादी गुट था, इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो बिकाऊ था, और वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद की ओर, लालच की ओर जो है बढ़ गया। और इसी कारण से बच्चा वहां पे क्या हो गया, विखंडन हो गया। इसी को कहा गया है शॉक थेरेपी, इसी को कहा गया है आहत उपचार। ठीक है, तो ये समझिएगा आप लोग। देखो अब यहाँ पे विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस प्रकार के मॉडल को अपनाया गया। देखिए हर एक देश, चाहे हम भारत की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, सभी देश जो हैं इतना ज्यादा जो विकास कर रहे हैं, ये विकास कैसे कर रहे हैं, दो कारण है। पहला कारण कि उस देश का जो जनता है उसको टैक्स दिया जाता है। ठीक है, अगर उस टैक्स से भरपूर मात्रा में पूर्ति हो रहा है तब तो ठीक है। अगर मानकर चलिए सरकार
इस वर्ष 200 करोड़ का लक्ष्य रखी है और हो सकता है इस बार टैक्स कलेक्ट करने में कहीं ना कहीं कमी हो गया हो। तो इस परिस्थिति में बच्चा क्या किया जाएगा, तो आपका विश्व बैंक, जो कि विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है और यह बैंक जो है बच्चा आपका यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग देशों को क्या दिया जाता है, आपका लोन दिया जाता है। जैसे अगर आप अपना घर बनाने के लिए आप एसबीआई से या फिर कोई भी बैंक से लोन लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको भारत सरकार जो है, चाइना सरकार जो है, अमेरिका सरकार जो है विश्व बैंक से लोन लेती है अपने देश की विकास के लिए। समझ गए? तो बच्चा यहां समझिएगा, जो ये विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसमें अमेरिका का वर्चस्व ज्यादा था, उसके लोग ज्यादा थे, उसके विचार को मानने वाले जो लोग थे ज्यादा थे, जिस कारण से रूस जो है बच्चा, इसको क्या किया गया, इसको लोन नहीं दिया गया, इसको आर्थिक रूप से सहायता नहीं दिया गया, जिस कारण से सोवियत संघ का विखंडन होने लगा धीरे धीरे। उसके सैनिक, उसके जो है औद्योगिक क्रांति, उसमें जो है हम कह ले आपका जो बहुत सारे जो मशीनों का आविष्कार किया जा रहा था, अलग अलग हथियारों का विकास किया जा रहा था, इन सभी चीजों का धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे कमी होने लगा, जिस कारण से अमेरिका जो है आगे निकल गया। क्लियर है? हम एकदम तोड़ तोड़ के आपको समझा रहे हैं, थोड़ा क्लास बड़ा हो सकता है लेकिन यहाँ पे चीज को समझिएगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे समय है आपके एग्जाम में, अभी आपका जुलाई ही चल रहा है, इस कारण से हम आराम से चल रहे हैं। ठीक है, सितंबर अक्टूबर के बाद हम लोग जो है रफ्तार पकड़ लेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करेंगे। देखिए, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए यह बेहतर तरीका नहीं था, क्योंकि पूंजीवाद सुधार तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे किए जाने चाहिए थे। एकदम से सभी प्रकार के परिवर्तन को लोगों पर लाद कर उन्हें आहत या फिर हम कह ले उन पे प्रेशर दिया गया, जिस कारण से विखंडन हो गया और यह एक साम्यवाद का एक गलत नीति था। ठीक है, अगर मान के चलिए हम नागरिक है भारत के, आप नागरिक है भारत के, हम 5 रुपया भारत सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार हो सकता है अगले साल उसको कोई काम ऐसा पड़ जाए भारत सरकार को, और वो काम पूरा करने के लिए भारत के हर नागरिक पे 50 रुपया टैक्स लगा दे, और हम लोग जो है दिन का 50 रुपया ही कमा रहे हैं, तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम पे आर्थिक रूप से बोझ हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और हम सरकार को दे नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरे बात को? तो यही हुआ वहां के नागरिकों के साथ, जिस कारण से वहां की सरकार गिर गई और वहां विखंडन हो गया। चलिए आगे बढ़े फटाफट। अंतिम प्रश्न है आज के इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे अब तक सारे एग्जाम में। ठीक है, चलो कहता है निम्नलिखित कथन के पक्ष या फिर विपक्ष में एक लेख लिखें। ठीक है, दूसरी दुनिया वे विखंडन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यह आपको बताना है। देखिए, ये आपको एग्जामिनर जो है बोर्ड में जो आपका क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर, वो एक प्रकार से आपका समझ देखना चाह रहे हैं और यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वो चेक करते हैं कि बच्चा जब क्लास में पढ़ा था, जब पूरे साल पढ़ा है, तो क्या वो इस चैप्टर को समझ पाया है कि नहीं समझ पाया है, चेक कर रहे हैं। तो आपको बताना है, सीधा सीधी यहाँ पे अपना पक्ष रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग पक्ष रखते हैं, क्या इसका पक्ष होना चाहिए। देखो, दूसरी दुनिया क्या होता है हम आपको परसों की क्लास में बताए हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पे चीजों को बताने का जरूरत नहीं होगा। चलो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, ध्यान दीजिएगा। काफी गर्मी है बच्चा, देखिए इतना गर्मी में आपका क्लास ले रहे हैं, सारा पंखा उंखा सारा ऑफ किए हुए हैं ताकि आपको जो है डिस्टर्ब ना हो। आप लोग बस आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए। दूसरी दुनिया के विखंडन के बाद भी भारत को अपनी विदेश नीति बदलने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भारत को अपने मित्र रूस से अच्छे संबंध बनाए
रखने चाहिए। और हम आपको परसों के सेशन में बताए हैं कि भारत के साथ जो है रूस का संबंध पहले भी अच्छा रहा है और आज भी बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, अमेरिका के साथ भी आज वर्तमान में जो है अच्छा संबंध है, लेकिन ये संबंध आपका परमानेंट नहीं है। हम पहले भी आपको समझाए हैं, बताए हैं, पढ़ाए हैं कि जो अमेरिका है बच्चा, ये अपना लाभ देखता है और ये समय समय पर हर एक देश दूसरे देश के साथ लड़वाता रहता है, क्योंकि इसको विश्व विजेता बनना है, इसको विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली बनना है। और इस कारण से ये क्या करता है, एक दूसरे को लड़वाता है, एकता को विखंडित करता है और तोड़ते रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि रूस सदैव भारत की जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद किया है। यही हम आपको बताए ना अभी, रूस जो है हमेशा, रूस विश्वासघाती नहीं है, आज भी पहले भी, लेकिन अमेरिका हमेशा, अपने शब्दों में तो हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि हमेशा विश्वासघाती, एक पीठ के पीछे खंजर घोंपने वाला जो है वो कौन है, तो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती कि वह आगे चलकर भी भारत का साथ देगा। हम आपको बोले ना, अमेरिका जो है वो सिर्फ अपना लाभ देखता है। अगर मानकर चलिए उसके पाकिस्तान के साथ आज भी कोई फायदा हो रहा है तो तुरंत हमारे देश पर हमला करवा सकता है। ठीक है, इसको याद रखेगा। आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अमेरिका के से संबंध बनाए तथा रूस के साथ पहले की तरह अच्छे संबंध बनाए रखे। ये आवश्यकता है और ये आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है। ऐसा नहीं है भारत जो है कमजोर है, भारत पहले से ज्यादा सब शक्तिशाली हो चुका है। जो 1947 के समय भारत था वो भारत अब नहीं है। अब भारत पे कोई भी देश हो, कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे हम बात कर ले अमेरिका का, हम बात कर ले रूस का, फ्रांस का, या फिर हम कह ले ब्रिटेन का, कोई भी देश हो, उस देश को भारत पे हमला करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी के समय में भारत सरकार की हम बात कर ले, भारत के नागरिकों की बात कर ले, सभी के सभी जागरूक हैं और सभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शस्त्र अस्त्र से, सभी चीजों से मजबूत हैं और एक हैं। और इस पर्पज से बच्चे आपका क्लास होता है ये समाप्त। कैसा लगा क्लास, आप लोग जरूर 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 बताइएगा। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि आपको 100% चीजों को समझा सके। मेरा प्रयास ये है बच्चा कि जो भी विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं जा रहा है, उसको भी हम अच्छे ढंग से यहाँ पे चीजों को प्रोवाइड करवा सके ताकि उसको परेशानी ना हो। और याद रखिएगा अभी आपका ये क्लास जो है सब्जेक्टिव अर्थात 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उस पर चल रहा है। इसके बाद आपका 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के ध्यान में रखकर, 1 नंबर लगभग आपका 50-60 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आप वहां से ही 50-60% कवर कर सकते हैं। तो उस पर भी हम बातें करेंगे। लगभग 10 से 15 वर्षों के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे हम पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, हिंदी की, कुछ भी है, सब करवाएंगे। बस आप लोग बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।